सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एलएसी से लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी सर कि भारत ने एक नया डिप 72 डिप, जिसे एक दीवार भी कहा जा रहा है, वॉल भी कहा जा रहा है, उसको रेस किया है। और कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर जो है परमानेंट जो है मौजूदगी सैनिकों की रहेगी, और जो भी सीआई ऑप्स में सेना लगी हुई थी और उसे वापस भेजा जाएगा। ये कुछ अहम जानकारी सर निकल कर सामने आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं इस पूरे मुद्दे को लेकर कि कितनी इसकी जरूरत थी, और जो हमारी फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्स जो गई थी वहां पर लड़ाई के लिए, एलएसी पर जो तैनात हुए थे, क्या वो वापसी होंगे? इस मुद्दे को समझना चाहूंगा। और एक ऑर्डर ऑफ बैटल में भी एक चेंज आया है सर। ये दो मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। सबसे पहले तो सर 72 डिप के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या इसकी जरूरत पड़ी और कहां से सैनिकों को जमा किया गया, अलग अलग यूनिट से बुलाया गया, क्या कुछ हुआ सर? देखिए राजेश, अगर हम बात करें, हमारी जो बाउंड्री चाइना के साथ है, जो लद्दाख से शुरू होती है, उसके बाद हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, ये बाउंड्री तकरीबन 3,448 स्क्वायर किलोमीटर है। लेंथ इसकी जो है, स्क्वायर किलोमीटर नहीं, लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ बाउंड्री। अभी लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें तो ये 832 किलोमीटर है। अभी इतनी बड़ी बाउंड्री को अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एलएसी पे जो निगरानी रखी जा रही थी, वो रखी जा रही थी आईटीबीपी के द्वारा। और जब एक गलवान के अंदर जब चाइनीज ने इन्फिल्ट्रेट किया या वहां पे जो लड़ाई हुई, उसके अंदर आईटीबीपी की जो परफॉर्मेंस है, मैं वो ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब थी, बट उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम उनको प्रॉपर आर्मी के साथ कंट्रोल करें तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। इस समय की अगर हम सिचुएशन देखें, 55 से 60,000 जो दोनों देश की आर्मी है, वो इस समय ईस्टर्न लद्दाख में एक दूसरे के सामने डटी हुई है। बिल्कुल सर। जो मेजर चंक है वो है यूनिफॉर्म फोर्स का, जो कश्मीर से या जम्मू से मूव की गई थी। और उसका आपने देखा होगा कि जब से वो यूनिफॉर्म फोर्स यहाँ से गई थी तो टेररिज्म की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा था, क्योंकि वो जो सारी जो लोकेशन थी वो गैप उसके अंदर आ गए थे और टेररिस्ट ने इन गैप्स को एक्सप्लॉइट किया। आईएसआई भी इसके ऊपर नजर रख रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। और खासकर जब हम डेमचॉक और डेप्सोंग प्लेन की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी दोल तो ओल्डीबेग एयरफील्ड भी है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी था कि एक एडिशनल डिप जो है वहां पे डिप्लॉय की जाए। अभी गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे, या तो न्यू रेजिंग करें, उतनी वैकेंसी ज्यादा रिलीज करें, या फिर जो लेसर थ्रेटन सेक्टर्स हैं उसमें से पुल आउट करके इनको यहाँ पे लगाया जाए। और एक ब्रिगेड पहले वहां लग चुका है, तो अभी ये डिसीजन गवर्नमेंट का है कि वो 2 ब्रिगेड और लाना चाहते हैं, 3 ब्रिगेड और लाना चाहते हैं, और उसके अंदर आर्मर्ड एलिमेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि डेप्सोंग प्लेन के अंदर अगर हम बात करते हैं मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की, उसकी काफी प्रबल संभावनाएं हैं। तो ये एक बढ़िया स्टेप है। बहुत प्रोबेबली दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द मैन पावर और फ्रेश रिक्रूटमेंट। ये अपनी अपनी जगह से जो लेसर थ्रेटेंड एरिया है वहां से ट्रूप्स को पुल आउट करेंगे, और उसके बाद ये 72 डिवीजन बनाया जाएगा। और जब ये 72 डिवीजन बनेगा तो ऑर्बिट के अंदर जो चेंज है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट इससे हमारी जो डिफेंस पोस्चर है वो सर्टनली बहुत ज्यादा मजबूत होगा, और चाइना को ये एक मैसेज मिलेगा कि वो इसकी हिमाकत दोबारा कभी ना सोचें। तो once again I say it's a very good step which Indian government has contemplated and they're going to execute it. Maybe 2-3 महीने लगेंगे इसके अंदर, और उसके बाद जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो वापस आ जाएगी, वो अपनी काउंटर मिलिटेंटी रोल में आ जाएंगे, और उसके बाद इनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा आज भी कठुआ में काउंटर चल रहा है। तो काउंटर में अब जहां तक हम पाकिस्तान की आईएससी की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, वो आईबी और एलओसी दोनों जगह से जहां भी उनको मौका मिलता है मिलिटेंट को पुशिंग कर रहे हैं। ठीक है सर। एक एक पॉइंट मेरा और, क्योंकि हाल ही में आर्मी चीफ ने एक बड़ा बयान दिया था कि जो टू फ्रंट वॉर की बात सीडीएस रावत सर, जनरल सीडीएस रावत सर कहकर गए थे, वो आने वाले वक्त में एक वास्तविकता हो सकती है।
तो क्या ये जो तैयारियां इस वक्त LAC LOC पर हो रही हैं, क्या हम उस लिहाज से भी इन तैयारियों को देख सकते हैं कि भारत भी समझ रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले 4, 5, 10 साल के अंदर अंदर भारत को एक टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना ही होगा? देखो राजेश, अभी इसमें ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की, इसमें हमारे जो एडवर्सरीज होंगे वो है चाइना और पाकिस्तान, और ये न्यूक्लियर नेशन है। और न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर पावर जो है, ये एक बहुत बड़ा डेटरेंस होता है जिससे कि लड़ाई ना छिड़ सके। अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम होते तो रशिया इस समय वहां पे नहीं घुसा हुआ होता। तो बट यू कैनॉट रूल आउट, हमारी जो पोस्चरिंग है वो उतनी हमेशा तैयार रहनी चाहिए कि कहीं भी हम सरप्राइज ना हो पाए। और चाइना एक देश है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनकी जो स्लाइस वाली जो टैक्टिक्स है वो कहीं ना कहीं उसको करेंगे। अगर यहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं तो वो शायद हिमाचल में घुसेंगे या फिर सिक्किम में घुसेंगे या अरुणाचल के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने पंगे लेके रखना है। अभी देखिए, मेंटेनिंग द ट्रूप्स इन ए हाई एल्टीट्यूड इज ए वेरी कॉस्टली वेंचर। अभी गवर्नमेंट को इनकी वहां पे फर्स्टली इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डिफेंसेस बनेंगे, उनको मेंटेन किया जाएगा, उनको सप्लाई किया जाएगा, तो ये बहुत महंगा सौदा है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं कि देश की सुरक्षा में, तो इससे हमें परहेज नहीं करना चाहिए। और जितना हम सुदृढ़ अपने आप को बना सकते हैं, जितनी हमारी पोस्चरिंग स्ट्रांग होगी, उतनी ही चाइना की हिम्मत कम होगी कि वो हमारे ऊपर आंख उठाने की सोच सके। ठीक है सर। चेंज ऑफ बैटल की भी बात आ रही है सर सामने। जो एक पॉइंट, एक टर्म यहाँ पर दिया गया है, तो मुझे लगा सर के साथ मैं इस टर्म को भी समझने की कोशिश करूं कि ये क्या टर्म है जिसे कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ बैटल चेंज। क्या इसमें जो मौजूदा सैनिकों की दोबारा तैनाती हो सकती है? यानी कि जो मैं चीजें समझ रहा हूँ कि क्या फील्ड टू फील्ड, अब ये नहीं है कि अगर आप ये मांगे कि मैंने अब एक फील्ड काट लिया है, मुझे अब पीस चाहिए, अब आपको फील्ड टू फील्ड भेजा जा सकता है? क्या इस प्रकार के इस पर सेना इस वक्त विचार कर रही है? देखिए, बेसिकली जब हम ऑर्डर ऑफ बैटल की बात करते हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक डिवीजन में 3 ब्रिगेड है, तो हमें उनको कहाँ कहाँ लोकेट करना है, उसके बाद 3 यूनिट आएंगी, वो यूनिट किस किस एरिया में जाएगी। ये बेसिकली इन मोटा मोटी जो बोल सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ बैटल है कि कहाँ पे कौन डिप्लॉय रहेगा, ब्रिगेड, यूनिट, और उसके बाद कंपनी लेवल तक जो डिप्लॉयमेंट होगा। तो उसका जहां तक फील्ड टू फील्ड पोस्टिंग है, मैं नहीं समझता हूं कि ये फील्ड टू फील्ड पोस्टिंग वाली नौबत आ जाएगी। गवर्नमेंट पूरा इंश्योर करेगी कि ये पीस टेन्योर करे और उसके बाद अपना फील्ड टेन्योर किया जाए। जहां तक परमानेंट फील्ड की बात है, उसके लिए हमारे पास लद्दाख स्काउट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है वो। इसके अलावा हिमाचल स्काउट्स है हमारे पास, तो वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल ट्रुप्स की बात करते हैं, इनकी रोटेशन की जाएगी और इनको एक पीस टेन्योर दिया जाएगा। उसके बाद फिर फील्ड टेन्योर के लिए हो सकता है कि दूसरी जगह से वो, जब ये स्टेबलाइज हो जाता है, तो वो फील्ड पोस्टिंग वाला सिस्टम जो बाकी जगह चल रहा है, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं 3 डिवीजन के अंदर भी वही पे, 8 माउंटेन ड्यू के अंदर भी वही है, तो वो फील्ड टू फील्ड वाली बात नहीं उभर के सामने आएगी। दैट्स वेरी वेरी अनलॉजिकल एंड इट विल नॉट हैपन।